हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का मैं आपको एक सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। ये आपका सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर है जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं इसकी क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इस सामान्य निर्देश में देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंडों में 39 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें, जिसमें से एक खंड का होगा जिसमें जीव विज्ञान की क्वेश्चन होंगी, खंड ख में रासायनिक विज्ञान की क्वेश्चन होंगी एंड खंड ग में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यानी कि एक में आपके बायो की क्वेश्चन होंगी, एक में आपके केमिस्ट्री के और एक आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगी। 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सभी प्रश्न जरूरी हैं। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए होंगे, मतलब एक की चॉइस दी होगी और छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वो इनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दें। आपको एक चॉइस दी जाएगी क्वेश्चंस में और में से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो खंड का के यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस समूह का चयन करें जिसमें सभी जीवों के पोषण का तरीका सेम है। तो हमें वो बताना है। तो इसके पहले ऑप्शन में है अमरबेल, ईस्ट, फलियां, जौक, फीता, कृमि, कैक्टस, टेक्स, जू, जौक और गायन। ठीक है, ये अलग करते हैं। अमरबेल, टीक्स, जू, जौक और फीता, कृमि, ये सब क्या करते हैं, दूसरे से अपना पोषण करते हैं। तो इनका तरीका सबका सेम है, तो इसका ऑप्शन जो है गा सही आंसर होगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ग्लूकोज को टूटने के बाद बनने वाले उत्पादों की ओर संकेत करता है। तो वो कौन सा है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क के कार्य और भाग का सही संयोजन है। तो वो कौन सा है, घा, रक्तचाप और पार्श्व मस्तिष्क में जो मज्जा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वह निम्न में से किसके अपर्याप्त स्राव के कारण हो सकता है कि उसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है। तो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है आपके अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसके कारण ये हो रहा है। तो इसका कारण ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, काले फर वाले खरगोश जिसे बी से दिखाया गया है और सफ़ेद फर वाले खरगोश जिसे स्मॉल बी से दिखाया गया, ये कैपिटल बी से दिखाया गया है और इसे स्मॉल बी से, और इनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो सभी संतानों में काले फर पाए गए। माता पिता खरगोश की आनुवंशिक संरचना के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों क्या हैं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, जब इनके बीच में सेकेंड वो कराएंगे तो। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6 है, ओजोन से संबंधित कौन से कथन सही है। ओजोन से कौन सी बातें हैं इन चारों में, पांचों में से जो सही है। सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी तक पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल गलत है, वो तो बढ़ाती है ही नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, वो तो इसको नीचे आने से रोकती है। तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन क्या है, घातक जहर है, ये सही है। ओजोन परत पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये भी सही है। ओजोन परत त्वचा कैंसर होने से रोकती है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, ओजोन का निर्माण फ्लोरोकार्बन की मदद से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये भी सही है वैसे तो, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मदद से क्या है, ओजोन बनती है। लेकिन सॉरी, ये ओजोन का निर्माण इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, वो घटती है, हांस होता है।
तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानवीय गतिविधि के परिणाम स्वरूप जैव निम्नीकरण पदार्थों में वृद्धि हुई है। तो किसके कारण हुई है, पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करने के कारण ये जैव निम्नीकरण का पदार्थों में वृद्धि हुई है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 और 9 में 2 कथन दिए हुए हैं, अभिकथन ए और अब कारण दे रखें। नीचे देखो, इनको पढ़ के आपको क्या करना है, इन ऑप्शन को पढ़ के इनके आंसर देने। तो सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ लेते हैं। मटर के पौधे की लंबाई एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, सही बात है ये। और उस एंजाइम का जीन प्रोटीन बनाता है जो पौधे को लंबा होने में मदद करता है, इसका कारण भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, सही है। ए और आर दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए, इसमें बोला गया है कि खाद्य श्रृंखला में गिद्ध में हमेशा कीटनाशकों की मात्रा सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गिद्ध अंतिम पोषक स्तर पर रहता है और उसे पिछले पोषक स्तर की केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्तर के जीव को दूसरे स्तर की केवल 10% ही ऊर्जा मिलती है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर पर्यावरण के चैप्टर में मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहा हो जाएगा कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जंतु के विपरीत पौधों में कई उत्सर्जी उत्पाद नहीं होता, ठीक है, कोई भी उत्सर्जी उत्पाद इसके अंदर नहीं होता क्योंकि वे भोजन नहीं खाते। इस कथन को क्या करना है, औचित्य सही टिप्पणी करनी है इसके बारे में। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, ये कहना पूरी तरह से गलत है कि पौधे कोई उत्सर्जक उत्पाद नहीं बनाते हैं। हालांकि पौधे जानवरों की तुलना में उत्सर्जन के लिए पूरी तरह से अलग तरीकों का उपयोग करते हैं और वे इन अपशिष्टों से अलग तरीकों से निपटते भी हैं। तो कौन कौन से तरीके, इसका आप कोई 2 लिख सकते हैं, देखिए इसमें 4 दिए हुए हैं आपको। पहला, ऑक्सीजन एक प्रकाश संश्लेषण अपशिष्ट रंध्रों के माध्यम से हटा दिया जाता है। अतिरिक्त जल को रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और अन्य चयापचय अपशिष्ट यानी कि मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होती हैं, या तो मृत कोशिका, रेजिन और गोंद में जमा हो जाते हैं या पुरानी पत्तियों के गिरने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कई अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, विकल्प का या खा में से एक विकल्प करें, मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो पहले का देखते हैं कि निम्नलिखित जीवों के हृदय में कितने चैम्बर्स हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को कैसे रोका जाता है। तो किस किस के बारे में बताना है, एक मछली और एक इंसान के बारे में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और रक्त को गलफड़ों में पंप किया जाता है और वह ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वहाँ पे वो, और सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के दाएं और बाएं भाग को सिस्टम द्वारा अलग करने से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। इसके बाद इसका खा क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में जल परिवहन की क्रियाविधि बताइए कि जो जल का परिवहन है वो किस तरीके से होता है। तो जल क्या है, जाइलम मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिजों को जड़ों के माध्यम से पौधे के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का एक ही दिशा में पहुंचाता है। जो जाइलम होता है पेड़ पौधे के अंदर, वो करता है मिट्टी से पानी को प्राप्त करके सब जगह पे पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती से होता है जो टैकिडस और जाइलम वाहिकाओं में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है, जिससे पानी ऊपर की ओर प्रवाह आसान हो जाता है। इसके कारण जड़ें मिट्टी से आयनों की सक्रिय रूप से अवशोषित करती है, जिससे सांद्रता प्रवणता में अंतर होता है, और जिससे पानी जड़ों में चला जाता है और इस अंतर को ख़त्म कर देता है। जड़ जाइलम में पानी की एक स्थिर गति भी बनाता है। इसके बाद आपका
प्रश्न नंबर 12 आता है, लगभग 100 एकड़ वन भूमि को प्राकृतिक रिजर्व पार्क घोषित किया गया। अब प्राकृतिक रिजर्व पार्क में निम्नलिखित जीव प्रमुख हैं। कौन कौन से? खरगोश, मेंढक, घास, मछली, लोमड़ी, जलीय कीट, जेबरा, मोर, सांप, पेड़, पक्षी, उल्लू, कीट, बाघ, गिद्ध, बत्तख। उपर्युक्त डेटा का उपयोग करके अलग अलग उत्पादकों के साथ 2 अलग अलग खाद्य श्रृंखला वाला एक खाद्य जाल आपको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहले वृक्ष खाद्य श्रृंखला, वृक्ष के अंदर क्या हो जाएगा? वृक्ष, जेबरा, ठीक है, फिर बाघ, यानी कि वृक्ष को जेबरा खाता है और उसको बाघ, एक ये बन गया। दूसरा चारगा खाद्य श्रृंखला के अंदर जैसे घास को जेबरा और इसको बाघ। कोई अन्य श्रृंखला भी आप बना सकते हैं। खाद्य जाल क्या है? 2 खाद्य श्रृंखलाओं को एक सामान्य बिंदु पर जोड़ के। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, चित्र बनाकर समझाइए कि तंत्रिका कोशिकाएं आवों के संचलन में किस प्रकार सहायता करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, देखिए ये तंत्रिका कोशिका का चित्र। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपका। हमारे परिवहन से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिका की विशेष युक्ति के द्वारा पता लगाई जाती है। जानकारी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट सिरे के अंत में प्राप्त होती है। एक पार्ट होता है डेंड्राइट, उससे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। देखिए ये डेंड्राइट, ये जो है ध्रुमिका बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो ये क्या करती है? सूचना को प्राप्त करती है और आगे उसे विद्युत आवेग में बदल देती है। एक आवेग, यह आवेग जो है डेंड्राइट से कोशिका शरीर तक जाता है आगे, और फिर अक्षतंतु यानी कि एक्सन जिसे तंत्रिका कहते हैं उसके साथ उसके अंत तक जाता है। अक्षतंतु के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का मुक्त करता है और वे रसायन अंतराल स्नैप को पार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्नैप्स हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के एक समान विद्युत आवेग के द्वारा शुरू करते हैं। और एक सामान्य योजना है कि शरीर में तंत्रिका आवेग इस तरीके से यात्रा करती है। ठीक है, तो ये आपका चित्र है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 है कि एक आनुवांशिक प्रयोग में शुद्ध गोले हरे बीज जिसे कैपिटल आर और स्मॉल वाई से दिखाए गए वाले पौधे को झुर्रीदार पीले बीज यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले 3 पौधों के साथ संकरण कराया गया। तो आपको काम है बताना है कि F1 के स्वयं परागण से बनने वाले युग्मों को बताना है, दर्शाना है। तो देखिए उसमें क्या बनेंगे, इसमें आर वाई, सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई और अगला स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये युग्मक बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कुल 144 बीज उत्पन्न हुए जो पौधों के रूप में विकसित हुए। इन 144 पौधों में इन लक्षणों को स्वतंत्र रूप से वंशगत होने का अनुपात आपको बताना है। तो इसका अनुपात कितना होगा? जैसे लंबे गोल 81 हो गए, लंबे झुर्रीदार कितने होंगे? 27 और छोटे गोल कितने होंगे? 27 और लड्डू झुर्रीदार 9। तो इन दोनों को क्या करेंगे? इन सब का रेशियो निकालेंगे। जैसे 9 की टेबल से जा रहे हैं, ये 9 की टेबल 9 बार में 3 3 और ये 1 बार में, यानी कि 9 3 3 1 इनका क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन है ये वाला। नेहा ने नाश्ते में उबले हुए शकरकंद और उबले हुए अंडे खाए। तो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देकर उसके द्वारा लिए गए भोजन की पाचन की प्रक्रिया के कुछ चरणों को समझने में मदद करें। जैसे सबसे पहले है इन दोनों में से एक करना, ठीक है, का और खा में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। अब इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर है ये बताना है, और आहार नाल के किस भाग में इस घटक का पाचन शुरू होगा, और यहाँ पाचन से जुड़े एंजाइम, आवश्यक परिस्थिति और ग्रंथियों के नाम भी आपको बताने हैं। तो अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। प्रोटीन का पाचन जो पेट में ही शुरू होगा और पेट की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन प्रोटीन पचाने एवं एंजाइम और म्यूकस छोड़ती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है।
इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया कि इनमें से किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है और ये कैसे पचता है। तो अंडे में वसा होती है और ये किससे निकालने वाले पित्तरस बड़ी वसा की गोलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की कार्यकुशलता बढ़ती है और मध्यम क्षारीय हो जाता है। पाइसिकारी युक्त वसा को अग्नाशय द्वारा स्थापित लाइपेज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पचाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गा इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ स्टार्च से भरपूर है और इसका पाचन कैसे शुरू होता है। तो शकरकंद स्टार्च से भरपूर है। मुख्य गुहा में मौजूद लार ग्रंथि के द्वारा स्थापित लार में लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, जो कि शर्करा देने वाला एक जटिल अणु है। इसका घा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया चित्र मानव आहार नली के भागों को दर्शाता है। पाचन की प्रक्रिया पूरे होते ही इनमें से किस भाग में पचा हुआ भोजन सबसे ज़्यादा अधिक होगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे अधिक कौन से में होगा, इसका आंसर देना है। तो छोटी आंत में पचा हुआ भोजन अधिकतम मात्रा में होगा, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से में शुरू होती है और छोटी आंत में जाके क्या होती है, ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसमें ज़्यादा होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन की जगह दृष्टिबाधित के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पचा हुआ भोजन है वो आहार नाल के द्वारा किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। तो पचा हुआ भोजन आंत की आंतरिक परत द्वारा उंगली के आकार के उभरों या विली की मदद से ग्रहण किया जाता है, जो अवशोषण के लिए सतह छेद को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 16, विकल्प का ये खा में से आपको कोई एक करना है। तो इसमें का क्वेश्चन है कि पुनीत केले के पौधे उगाना चाहता है, तो पौधे की प्रजनन के लिए क्या उसे बीज प्रजनन की किसी अन्य वैकल्पिक विधि को चुनना चाहिए। अपने उत्तर का आंसर दीजिए। तो पुनीत को बीज नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि केले के पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। उन्हें केले का वनस्पति प्रसार तना कटिंग द्वारा करना होगा, इसके द्वारा इसको करना होगा। नेक्स्ट है केले के पौधे की संतानें आमतौर पर बहुत कम भिन्नता दिखती है, उसमें भिन्नता बहुत ही कम दिखती है, और भिन्नता का कारण क्या है वो आपको बताना है। क्या ये भिन्नता अच्छी हैं या बुरी हैं, ये भी आपको बताना है। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण में त्रुटि और विविधता का कारण बनती है। और विविधता अच्छी है क्योंकि ये कुछ वेरिएंट को जीवित रहने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में आबादी को मदद करते हैं। ये बुरा है क्योंकि माता पिता के अवांछनीय गुण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी वेरिएंट नई परिस्थिति में जीवित नहीं रह पाते। वेरिएंट सेलुलर तंत्र का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में भी क्या है, ये सक्षम नहीं होते हैं। इसके जगह एक खा क्वेश्चन दिया है अगला, एनी अलग अलग परिस्थितियों में तरबूज से उत्पादित फलों की संख्या पर शोध कर रही थी। उसने ग्लास हाउस ए और बी दोनों में 25-25 तरबूज के पौधे उगाए। उसने ग्लास हाउस ए में ही परागकणों का उपयोग किया। तो इसमें फर्स्ट है कि दोनों कांच के घरों में उत्पादित फलों की संख्या में उसे क्या अंतर नजर आएगा, ये आपको बताना है। तो तरबूज में एक लिंगी फूल होते हैं, नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। परागकण की उपस्थिति में फूलों के बीच पर परागण की सुविधा होगी, जिससे निषेचन की संभावना बढ़ेगी और फलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। परागकण के बिना एक लिंगी फूल में वर्तिकाक पर पराग के गिरने की संभावना कम हो जाती है। विशेष रूप से यदि वे एक दूसरे से बहुत दूर हों तो इससे फूलों के बीच परागण की संभावना भी कम हो जाती है और उत्पादित फलों की संख्या क्या हो जाती है, कम होगी। नेक्स्ट है निषेचन के बाद फूल में होने वाले 3 परिवर्तन आपको बताना है, इसकी सूची बनानी है। तो कौन कौन से परिवर्तन देखे जाएंगे। पहला क्या होगा कि बीजाणु कठोर आवरण विकसित करता है जो बीज बन जाता है। सेकंड, अंडाशय बढ़ता है और फल बनने के लिए पकता है। थर्ड, पंखुड़ियाँ बाह्य दल पुंज पुकेसर वर्तिका और वर्तिकाक सिकुड़ कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका खंड खा में आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं यानी कि रासायनिक के क्वेश्चन वो दिए गए हैं। इसको मैं आपको अपने इसके पार्ट 2 में कराऊंगा।
पार्ट 1 में हम खंडकार तक ही रखते हैं। आई होप आपको खंडकार में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।